हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझो पर। नाम चेंज सुन के आप लोगों को हैरानी हो रही होंगी ना, पर अब मैं वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान नहीं, लव ऑफ वेंझो हूँ। और ये नाम मुझे मेरी फेवरेट वेंझो वर्ल्ड ने सजेस्ट किया है, तो उनको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और अब आप सभी के लिए मैं शुरू करती हूँ फारवे वंडर्स का नेक्स्ट चैप्टर। कहानी की शुरुआत, अपने चैप्टर की शुरुआत होती है वेन खिड़की के पास खड़े होकर अंधेरे में घूर रहा था। दूर किसी की परछाई दिख रही थी। जियांग चालाक थी। जब भी उसे खतरा फील होता वो अपने कान बंद कर देती, जिससे उसे कोई आवाज़ ना सुनाई दे। जियांग सीधे बैठी और थोड़ी देर में उस आवाज़ से छुटकारा मिल गया। वेन थोड़ा हंसा। उन्होंने मंत्रमुग्ध किन सांग को भी भर्ती कर लिया। इसकी कीमत बहुत होगी, पर सवाल ये है वो किससे निपटना चाहते हैं। अचानक हवा में एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ मोती थी। पहचानना मुश्किल था। वहाँ कोई और भी था जो उछल रहा था। थोड़ी देर में गाना रुक गया। वेन ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। आंखें बंद हो मुस्कुरा उठे। अचानक सितार बजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इसे जो बजा रहा है वो किसी की जान लेना चाहता है। तभी ठीक बगल से एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि ये बांसुरी से आ रही है। लेकिन अजीब बात ये थी कि बांसुरी कभी भी इतना तेज आवाज़ नहीं निकालती, इतनी तेज कि ऐसा लगे वो आवाज़ किसी को फाड़ सकती है। सितार और बांसुरी के बीच अच्छी जंग हो रही थी। थोड़ी देर में ही तार टूट गए। शांति हो गई। थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। वेन वही खड़ा था। जियांग बोली, मास्टर, क्या वो किन कुछ मर गया है? वेन धीरे से बोला, भले ही उसका तार टूट गया है, पर वो जिंदा है। पर इसका कोई फ़ायदा नहीं। वेन ने अचानक धक्का देके खिड़की खोली और जियांग से बोला, सुनो जियांग, लाइफ हमेशा ही अच्छी रहेगी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। लोगों को मारने के लिए जियांग का खंजर का इस्तेमाल करो, अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा जो पलटवार कर सकते हैं। जियांग सर झुका के बोली, वो कब पलटवार करेंगे? वेन बोला, जब वो सबसे मजबूत होंगे। जियांग थोड़ी देर बाद बोली, आपको किसी मजबूत इंसान के साथ प्रयास क्यों करनी है, जबकि आप उसके बजाय कमज़ोर लोगों को चुन सकते हैं। वेन जियांग की ओर मुड़ा और बोला, या आप मेरे जैसे अच्छे इंसान को चुन सकते हैं और बन सकते हैं। वेन फिर खिड़की से बाहर निकल गया। जियांग वही खड़ी रही। यहाँ झाऊ की भी हालत कुछ सही नहीं थी। उसने बांसुरी इस शहर में बचने के लिए बनाई थी, पर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। पर उसने सोचा नहीं था कि आज उसका इस्तेमाल होगा। चैंगलिंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने अभी पानी से निकाला गया हो। चैंगलिंग को सितार के आवाज़ से अंदर से दर्द फील हो रहा था। चैंगलिंग को बोलती हुई और उसका चेहरा मुरझा गया। झाऊ को पता था चैंगलिंग छोटा है, इसलिए उसने चैंगलिंग के शोल्डर पर हाथ रखा। हमने धीमे से आवाज़ में बोला, ध्यान लगाओ, और अपनी अंदर की ऊर्जा को उससे देने लगा। चैंगलिंग के हालत में बेहतर होते ही झाऊ पीछे हट गया, पर झाऊ पसीने से भीग चुका था। झाऊ सोच रहा था,
ये बहुत अच्छी बात है कि वो अभी ताई हूँ के करीब है, वरना जिस मिशन को पूरा करने के लिए वादा करने के लिए उस गरीब के वरना जिस वो मिशन को पूरा करने के लिए उससे वादा किया था जिससे वो पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसे इस बात का बुरा फील होगा और वो अपमानित महसूस करेगा। अपनी लाइफ में झाऊ अपनी लाइफ में एक ही अच्छा काम किया था। वो चैंगलिंग की जिम्मेदारी किंगसांग के बारे में एक जानकारी दी गई थी कि वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और वो हिजड़ा भी था। हिजड़ा नहीं यार, वो अलग पर्सन था जिसकी हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं। इनको कभी भी हिजड़ा उजड़ा नहीं बोला जाता, कितनी बुरी बात होती है। रिस्पेक्ट दो यार, सबको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि वो लोगों को मारता भी था, पर ये माना जाता था उसे जितनी अच्छी पेमेंट दी जाएगी वो उतना ही वफादार बनेगा। बहुत सन्नाटा था। झाऊ सोचा या तो वो मर चुका है या उसके बहुत करीब है। अगर वो पहले जितना शक्तिशाली होता तो उसे ख़त्म कर देता, पर अब उसकी आधी लाइफ ही बची थी, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता था। तभी झाऊ ने बाहर ताली बजाने की आवाज़ सुनी। कोई तारीफ कर रहा था। झाऊ ने कभी किसी को इतना बकवास करते हुए नहीं सुना था। झाऊ सोचने लगा कि उसने खिड़की के बाहर खड़े उस इंसान पे ध्यान क्यों नहीं दिया। वो जो था वो झाऊ की तारीफ कर रहा था। अब झाऊ ने अचानक से दरवाज़ा खोला। जो इंसान झाऊ की तारीफ कर रहा था उससे बोला, ये सुंदरता। झाऊ ने अपनी पीली बीमार वाली स्किन दिखाई। वो वेन था। वेन का गला सूख गया। वेन झाऊ को देखने के बाद चांद को देखने के लिए मुड़ा और उसको देखते हुए चौखट पे बैठने के लिए अपने पैर उठाया। झाऊ को लगा कि वेन के सिंह उन सारे 3 खतरनाक लोगों में से कौन होगा, और यहाँ तक कि झाऊ को ये भी नहीं पता था कि आखिर वेन पीछा क्यों करता है। झाऊ सोचने लगा, क्या पता ये सिर्फ ताईहू तक ही पीछा कर रहा हो। झाऊ देखा कि वेन उसे देख रहा है, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर भाई वेन असल में इतने उत्सुक है तो अंदर के मांस को देखने के लिए मुझे अपनी त्वचा त्यागने के लिए क्या ख्याल है। वेन भौहें उठाते हुए बोला, मुझे मंजूर है। बोलते ही वेन के हाथ झाऊ के फेस पर थे, लेकिन झाऊ तैयार था। नीचे की ओर झुक के वेन को लात मारने के लिए तैयार। कुछ ही देर में आगे पीछे इतने स्टेप्स की देखने वाला चक्कर खा जाए। झाऊ को ऐसा फील हुआ कि वो नुकसान में है। झाऊ ने वेन की चाल से बचने के लिए नीचे झुक गया और कूद गया। रात हो चुकी थी और केल का दर्द शुरू हो गया था। वेन का हाथ उसके करीब था, लेकिन वो रुक गया। झाऊ ने उसे देखा। वेन का हाथ लगभग झाऊ के चेस्ट को छू रहा था। फिर झाऊ मुस्कुराया, मुझ पर दया करने के लिए शुक्रिया भाई वेन। वेन धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा रहा था, धीरे धीरे झाऊ के फेस को उंगलियों से सहला रहा था। फिर बोला, वेन जानना चाहता था क्या ये सच में रियल फेस है। अचानक शोर मचा जिससे झाऊ खुद को नीचे देखने से रोक नहीं पाया। नीचे गुजियांग थी। मैं कितना आशीर्वादी हूँ, वो चिल्लाया। सही जो वो भी सोच रहा था। वेन ऐसे क्यों है। झाऊ के करीब ही अपना जो वेन है वैसे ही झाऊ के करीब ही खड़ा था। गुजियांग चुप नहीं हुई।
अरे यार, मैं अंधी हो रही हूँ, मैं अंधी हो रही हूँ। झाऊ थोड़ा खासा वेन से दूर, फिर खुद को शांत करते हुए कहा क्या भाई बहन ने देखा कि मेरा चेहरा किससे बना हुआ है। झाऊ के लिए ये थोड़ी देर पहले वाला सीन अनकम्फर्टेबल था। झाऊ के लिए ये सब अनकम्फर्टेबल और शर्मनाक था। झाऊ मान गया। फिर थोड़ी देर के बाद वेन अपने हाथों को घूर के देखने रहा था। अजीब है, ऐसा लगता है वो आपके शरीर के साथ मिक्स हो गया है। झाऊ बोला ये मानना मुश्किल है, हो सकता है, लेकिन मैं उसके साथ पैदा हुआ हूँ। अगर यहाँ गुजियांग के अलावा कोई और होता तो वो सोचता इन दोनों में से कोई एक पागल है। वेन जाने से पहले झाऊ को एक बार देखा। वेन ने झाऊ को देखा, अपने कमरे में नहीं बल्कि कहीं बाहर। जियांग मुस्कुराते हुए बोली, मास्टर, इस समय आप इसे एक्सेप्ट ना कर पाए, शर्त लगा लो। वो गोल्डन बुलडॉग में अपने सुंदर दोस्त से मिलने जा रहा है। ये अच्छा है, वो चला गया। आपने अभी क्या कहा? जियांग, वेन चिल्लाया। जियांग बोली, बस तेज हवा चल रही है, और वो अंदर चली गई। उसने वो बताना ही नहीं चाहती हो कि यहाँ झाऊ सांस लेते हुए दीवार पे झुक गया। आज की रात रोज से लंबी थी। 3 दिन में ही झाऊ और चैंगलिंग पतले हो गए। ताइहू पहुँचे। झाऊ ने दरवाज़ा खटखटाया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बटलर ने चैंगलिंग को घूरते हुए चिल्लाया, क्या आप चैंगलिंग है? क्या आप सचमुच चैंगलिंग है? फिर वो नौकरों को चिल्लाया, जाओ मालिक को बताओ यंग मास्टर चैंगलिंग यहाँ है। युवा मास्टर चैंगलिंग अभी भी जिंदा है। थोड़ी देर में वहाँ झाऊ जिंग आया और वो लोग साथ में रोने लगे। फिर धूमधाम से चैंगलिंग को अंदर ले जाने की तैयारी। झाऊ ने सोचा, एक अच्छा इंसान बनना सच में थका देने वाला था। ताइहू में झाऊ जिंग को अच्छा तलवारबाज माना जाता था। ताइहू पहुंचने से पहले झाऊ उससे मिलने के लिए बेचैन था, जिसका नाम उसके होने से पहले था। यहाँ खबर मिली कि युआझान संप्रदाय के कुल पिता के एकलौते बेटे यू तियानजी दुआनजियांग माउंटेन मैनर के मास्टर मियोंगे और वन जियांग जे के साथ भी एक ही जगह पर होंगे। झाऊ सब अच्छे से जानता था। झाऊ को पता था एक बार झाऊ जिंग को निकाला दे दिया गया था। झाऊ जिंग ने अपने दिन कप्तों में, मतलब जो बहुत ही मुश्किल में खाते थे, झाऊ जिंग ने अपने नाम का इस्तेमाल करके फेंग परिवार की एक लौती बेटी से शादी किया और पैसों के लिए सभी से रिश्ते बनाने लगा। झाऊ जिंग ने उन सभी को मार डाला था जो उसके पास्ट लाइफ को जानते थे, और शादी के बाद झाऊ जिंग को झाऊ परिवार में फिर से शामिल कर दिया गया। अभी ये माना जाता है झाऊ जिंग ने एक मेई परिवार की लड़की के साथ प्रेम का रिश्ता बनाया था, अपना रिश्ता बनाया था। फिर बाद में उसने उसे धोखा दे दिया। ऐसा होने के कारण उस लड़की ने अपने 3 महीने के अनजन्मे बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी, और वो इतनी रिस्पेक्टफुल थी कि उसने उसका नाम कभी किसी को नहीं बताया था। झाऊ को उन सब में दिलचस्पी थी क्योंकि वो अच्छे से जानता था वो सभी किस तरह के लोग हैं, और इसके अलावा झाऊ चैंगलिंग के विनती के आगे कमज़ोर था।
इसलिए झाओ वहाँ एक रात रुकने के लिए तैयार हो गया। झाओजिंग अपने अतीत के बाद भी जीत वाली मुस्कान उसका जो भी अतीत था उसके बावजूद भी उसमें के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान रहती थी। उसने फतेहपुराने झाओ की और नहीं देखा जो ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन वो अनुभव था और वहाँ आने तक उसे जिन खतरों का सामना करना पड़ा था उसके बारे में चैंगलिंग से पता चला था। और झाओजिंग को झाओ पर शक हुआ था। उसके नहाने के बाद झाओजिंग ने चैंगलिंग उन लोग नहाए धोए उसके बाद झाओजिंग ने चैंगलिंग की रूम में बुलाया था, जिससे वो उससे पिछले दिन क्या हुआ था उससे पूछ पाए। चैंगलिंग आखिरकार अभी भी बच्चा था। उसके लिए ऐसे किसी को खोजना मुश्किल था जिसे वो परिवार बोल सके, इसलिए उसने झाओजिंग को सब बताया। चैंगलिंग ने झाओजिंग को वो बातें भी बताई थी जो उससे अभी तक समझ नहीं आई थी। झाओजिंग डर कर उसकी बातें सुना, फिर पूछने से खुद को नहीं रोक पाया। ये झाओ, क्या तुम जानते हो वो असल में कौन है? चैंगलिंग ने झाओजिंग को जवाब में बताया कि मंदिर में क्या हुआ था। झाओजिंग ने चैंगलिंग को दिलासा दिया, फिर उसे सोने भेज दिया। एक साथ 10 दिन रहने के कारण झाओ को चैंगलिंग के बारे में पता था। छोटे उम्र में लाड़ प्यार मिलने के बावजूद और इतने कमियों के बाद भी वो अच्छे दिल वाला था। बच्चा अपना चैंगलिंग इतना लाड़ प्यार जो उसको मिला था, लेकिन फिर भी वो अच्छा दिल वाला बच्चा था। झाओ को यकीन था कि झाओजिंग चैंगलिंग को बिना मतलब कि उसके बारे में जानकारी देने में धोखा देने में सफल हो गया होगा। वो मन ही मन खुश हंसा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो झाओ जो था या साओजिशु, क्योंकि दोनों ही नाम वैसे भी रहस्यमय थे। यहाँ तक कोई भी तियानचांग के बारे में नहीं जानता था, उसके नेता के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भी लॉर्ड झाओ को चेक करता है तो बस एक नाम जनरल को ही खोज पाएंगे। दूसरी सुबह में झाओ जो ताइहू होल्डिंग में सबसे गर्म विषय बन गया था। वहाँ भीड़ थी। वो लोग एक एक करके उससे बातें करते फिर जाते। सर झाओ, आपसे मिलना सम्मान की बात है। आप सच सोच रहे होंगे कि इस नीच इंसान को किसने सिखाया। हम तो कुछ भी नहीं हैं, बोलने लायक भी नहीं। एक एक करके सभी की तारीफ हो रही थी। झाओजिंग कियान सेन ली जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, झाओ इतना मुस्कुरा रहा था कि उसका पूरा चेहरा सख्त हो गया था। उसने अपने चेहरे की मालिश की। झाओ वहाँ से जाना चाहता था। अब अपना झाओ जो इतना सबके सामने मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था ना, तो उसके जो चेहरे का जो मास्क लगाया था वो सख्त हो गया था और उसको मालिश करके उसको बराबर करना पड़ा ना। रात का समय था। ढलते चांद के नीचे झाओ ने अपनी आंखें खोली। वो जल्दी सो रहा था। ये समय था नेल्स की परेशान करने का, पर दर्द ज़्यादा नहीं था। आराम जल्दी मिला। झाओ को बस आराम की ज़रूरत थी अपने झाओ को। झाओ था वो जानता था बताए बिना जाना गलत है, इसलिए उसने 2 चिट्ठी छोड़ा, एक चैंगलिंग के लिए, दूसरा झाओजिंग के लिए। झाओ ने चिट्ठी वही रखा। छत पे लिकेत घूम रहा था। उसे कोई परछाई दिखी। वो चौकन्ना होके रुका। वहाँ बिल्ली थी जो रसोई की ओर भागी। झाओ बिना किसी आवाज़ के वहाँ से चला गया। वो नहीं जानता था कोई उस पर ध्यान दे रहा था या
यहाँ तक कि कुछ दूर जंगल में उसका कोई इंतज़ार भी कर रहा है। झाऊ ने जैसे ही उसे देखा तो उसे झुंझलाहट फील हुआ। झाऊ ने देखा वेन के सिंह उसे मुस्कुराते हुए ग्रीट करें। अपने वेन के सिंह ने झाऊ को मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। कितना संयोग है ना भाई झाऊ। ऐसा लगता है जैसे हम आखिरकार किस्मत से बस सोलमेट ही इस तरह चांद की रोशनी में रास्ते पर पार करते रहेंगे। झाऊ मुस्कुराते हुए बोला, क्या ये सच में संयोग नहीं है भाई वेन? वहाँ जियांग नहीं थी। झाऊ ने अपना सिर झुकाया और बोला, यहाँ यंग मिस गू यहाँ नहीं है। वेन सीधा बोला, वो छोटी लड़की है, काम बिगाड़ती है। सब में किसी को जब मैं किसी को ये करूँगा भूल करूँगा ढूंढूंगा तो वो रास्ते में मिल जाएंगी। झाऊ के चेहरे पे मुस्कान तैर गई। आए अपना झाऊ गुजैंग के नाम से मुस्कुरा रहे। हम कहाँ इन दोनों को साथ में सोचते रहते। मैं तो उन दोनों को बहुत पसंद करती है हकीकत में। फिर अपने झाऊ ने मतलब अपना जो झाऊ है वो मुस्कुरा गया। फिर पहले तो झाऊ ने वेन को घूर के देखा, फिर बोला, अगर ये बेकार इंसान ज़रूरी होता तो माउंटेन में के बियोगो दक्षिण सागर के वाइचिन पैलेस के जहर राजा था। भूत भगवान का क्या होता? किंग जू रेंज। वेन पीछे मुड़ा के देखा, बिच्छू को लोगों की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ सहना का रास्ता चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि बिच्छू राजा जियांगू की विशाल दुनिया में घुल मिल गया है। उसे खोजना मुश्किल है। और लॉर्ड भी मुझे मतलब घोस्ट लॉर्ड भी मुझे कभी भी उससे मिलने का मौका नहीं मिला। यहाँ तक बात है कि वह इंसान है या नहीं, या एक कहानी है। फिर दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और फिर मुस्कुराने लगे। झाऊ ने अपनी नज़रें हटाई। मैं सिर्फ एक राहगीर हूँ। ऐसा क्यों है? हर किसी की नज़र मुझ पर है। वेन ने जवाब दिया, जब कोई पुराने दोस्त से वापस मिलकर गया था। फिर भाई झाऊ कुछ समय के लिए झाऊ जोस के साथ क्यों नहीं रहते? ताइहू अपने सुंदर जगह के लिए पॉपुलर है। आप इन्हें देखे बिना जल्दी क्यों छोड़ना चाहते हैं? झाऊ बोला, ये बेकार इंसान पहले ही ताइहू देख चुका है। यहाँ रहना से बेकार है। सर झाऊ को परेशानी होगी। मैंने 2 चांदी के लिए मदद की है, उनके लिए जान जोखिम में डालना अच्छा नहीं है। फिर बोला अपना झाऊ, फिर बोला, युवा मास्टर झांग का अनुसरण पूरी तरह से योग्यताएं हैं इकट्ठा करने के लिए है। मैं नहीं चाहता मुझे अंडरवर्ल्ड में कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। वेन थोड़ी देर सोचता हुआ सर हिलाया, फिर बोला, सही है भाई झाऊ, असल में मेरे साथ समान विचार साझा करते हैं और क्योंकि सिर्फ खूबसूरत लोग ही ऐसा कर सकते हैं। झाऊ की कनपत्ती धड़क उठी। वो बोलने वाला था कि अचानक वेन ने पीछे जंगल में तीखी आवाज़ सुनाई दी। दोनों ही रुक गए। जहाँ से चिक आई थी, वेन ने उस ओर इशारा किया। देखो मेरे प्रिय, आत्मची योग्यताएं इकट्ठा करने का एक और मौका सामने आया है। झाऊ होश जिसका फिर चिक जहाँ से आई थी वहाँ जाने का फैसला किया। साथ ही वेन से बोला, आँख की समस्याएं बहुत गंभीर है भाई वेन। आपको जल्द से जल्द किसी वैद्य को
देखना चाहिए, किसी वैद्य को दिखाना चाहिए। वेन भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। झाओ वहाँ पहुँच गया था जहाँ वो बिना कोई निशान छोड़े यात्रा कर सकता था। वेन उसके साथ उसके पीछे चल रहा था। वैसे तो ज़्यादातर लोग यहाँ यात्रा के दौरान चुप रहते हैं ताकि अपनी ऊर्जा बचा पाए, लेकिन वेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। भाई झाओ सही है, जब भी मुझे ठीक से इलाज करने का मौका मिलता है तो मुझे कुछ अच्छे वैद्य से मिलने पड़ता है। अब तक मैं भाई झाओ के फेस में कोई गलती नहीं ढूंढ पाया हूँ। मेरी आंखें सच में ख़राब है, मैं अभी बूढ़ा भी नहीं हुआ। कितनी शर्म की बात है। झाओ सच में उन आँखों से छुटकारा पाना चाहता था जो हर दिन ख़राब होती जा रही थी, लेकिन वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था और तियानजुआंग के पूर्व नेता की बुद्धि के साथ वह ऐसा कुछ बेवकूफ़ी नहीं करेगा। बहुत जल्द दोनों जंगल के और अंदर पहुँचे जहाँ उन्हें लाश दिखी। वो इंसान बुरी मौत मरा था। झाओ ने उसे चेक किया। झाओ ने उसे चेक किया। अरे यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्या बोल रही हूँ। झाओ ने उसे चेक किया। वो दुआनजियान माउंटेन मैनर के स्वामी सर म्यू आज सुबह ही वह एक घंटे तक इधर उधर भटक रहा और आखिर में वो मर गया। वेन पास आया। चांदनी रात, काले कपड़े, ये संभव है कि झाओ वेन को देखने लगा, उसकी बातें सुनने को तैयार। भगवान म्यू यहाँ फूल चुन रहे थे। झाओ ने मुंह फेर लिया। उस लाश के शरीर पर बगल में उसके लाश के शरीर पे या उसके बगल में कोई खून का निशान नहीं था, लेकिन उसके होंठ नीले पड़ गए थे। झाओ ने कुछ सोचने के बाद उसकी चेस्ट का एक कपड़ा हटाया। वहाँ सिर्फ हाथ का काला निशान था। ये पार्ट यही ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी यार दिया लगा के लाती हूँ। मेरे को पता है आप लोग चिल्लाते होंगे, बोलते होंगे ये लड़की इतना देर से लाती है, आज इसकी खैर नहीं है। ऐसे ही मना में आता हूँ यार, मैं क्या कर सकती यार, मेरी तबीयत ही नहीं रहती। खैर आप लोग सुन लिए हो तो कैसा लगा ये बता देना, और बैकग्राउंड साउंड आया होगा उसके लिए मेरे को प्लीज़ माफ़ कर देना। और बाकी सुनने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा बताना पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, और जाने से पहले जय विंझल लिख कर जाइए।